नमस्कार दोस्तों। भगवा रंग की बात हो गई। मैं भी भगवे रंग की तौलिया अपनी चेयर आप देख, भगवे रंग का ही मैं नीचे चड्डी पहनता हूं। अब बाकी चड्डी में जो चीजें लग जाती हो कुछ हो उसके बारे में नहीं पता। क्यों मैं ये जिक्र कर रहा हूं ये समझिए। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल भगवे पे बहस छिड़ी हुई। एक फिल्म आ रही है पठान। उस फिल्म में शाहरुख खान भगवा, जिसे ऑरेंज कलर, बेसिकली भगवा नहीं कहेंगे, ऑरेंज कलर की ब्रा पहन कर दीपिका पादुकोण उनके साथ नृत्य कर दी। सामान्य सी बात है, कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं, होता रहा। ये पहली बार जो देश की इस समय नरेंद्र मोदी की सबसे खास मंत्री है, सबसे प्यारी मंत्री है स्मृति ईरानी, उन्होंने जब 1998 मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में भाग लिया था तो भगवे कलर की ही उन्होंने ब्रा पहनी। याद करिए, जो बीजेपी से नहीं चुनी गई बेसिकली, लेकिन बाद में बीजेपी की हो गई, नवनीत राणा जो महाराष्ट्र से है। के सीन को लेकर के जिस तरह से विवाद हो रहा है और कई जो लोग हैं उनका कहना है कि भगवा का प्रयोग किया जा रहा है जिसे बैन किया जाना चाहिए, कैसे देखती हैं इसे? मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के माध्यम से देश के फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट हो रहा है। अगर कहीं पर भी भगवे का अपमान होता है या कहीं पर भी आपत्तिजनक कोई भी सीन दिखाई देता है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को पहले उन्होंने खुद देखना चाहिए, तब जाके उन्होंने रिलीज करने की परमिशन देनी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमारे देश के लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती है तो वो चीज स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। हम भी उसका विरोध करते हैं, पर बॉयकॉट करना हर फिल्म को हमारे देश के जितने भी लोगों का योगदान है फाइनेंशियली देश को स्ट्रांग बनाने का, उसको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। मुझे वो एक फिल्म में जो है एक बड़ा उत्तेजक नृत्य कर रही होती हैं, उसमें जो वस्त्र पहने होती हैं वो वस्त्र भी इत्तेफाक से भगवा थे और भगवा ही पहने। आप समझ सकते हैं वस्त्र बड़े थोड़े से। उसके बाद निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो एक जो है फिल्म में एक वो कर रहे थे, रोल अदा कर रहे थे, और उसमें उनके साथ जो हीरोइन थी जिसके साथ वो एक सेक्सी अंदाज में पेश आते हैं, तो साहब वो भी भगवा। तो जो हीरोइन थी वो भगवा, उसमें पूरा सेक्स के मूड में दिखाई देती है। इसके बाद में एक और मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रहे, वो एक फिल्म में जो है अपना गाना फिल्माते हैं और करते हैं, और उसमें भी वो भगवाई वाला सब खेल होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्या वस्त्र किसी धर्म की अपनी ट्रेडमार्क है, धरोहर है? नहीं। और जिस आप हिंदू धर्म की बात करते हैं उसका जन्म वैदिक धर्म से हुआ है, और वैदिक धर्म में तो कहीं पर भी भगवा था ही नहीं। जो ऋषि काल थे, ऋषि वैदिक काल था, उस काल में क्या था? उस काल में सारे ऋषि मुनि मनीषी ये सभी श्वेत वस्त्र धारण करते और स्वच्छ रहने की परंपरा थी, श्वेतांबर था। मैं इत्तेफाक से अजय शुक्ल शब्द, शुक्ल मतलब होता है श्वेत, और आप देखेंगे हमारे धर्म में बताया गया है एक दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो 6 महीने, हर महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, और साल भर में 6 महीने शुक्ल पक्ष होता है और 6 महीने कृष्ण पक्ष। तो वो श्वेत का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक। वह भारत का जो मूल धर्म है, वैदिक धर्म, उसका था। तो उसका तो श्वेत था, भगवा तो था ही नहीं, क्योंकि श्वेत
उसके बड़े सारे संदेश हैं, शांति, अहिंसा के साथ, ज्ञान के प्रतीक, सहजता के प्रतीक। यह होता है। भगवा क्या आया कहां से, यह बताओ। तो पहले तो जान लीजिए। इसके बाद में जब जैन धर्म बना, जो वैदिक धर्म के तमाम सारी चीजों से अलग सोचता था, और वो जब आया, आप सिंधु घाटी की सभ्यता की बात कर लें या जो भी कुछ कर लें, उन सब में श्वेत आए। तो जैन धर्म श्वेत वस्त्र धारण। पहले तो जो जैन मनीषी थे वो दिगंबर रहते थे, लेकिन जब उनमें वस्त्र धारण करने की परंपरा आई तो उन्होंने ऋषि मनीषियों की तरह, इसीलिए मुनि कहते हैं, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण। और उसके बाद अब भगवा कहां से आ रहा है, तो ऑरेंज कलर आया कहां? तो ये वैदिक धर्म का हिस्सा नहीं है, यह आया बौद्ध धर्म से। बेसिकली बौद्ध धर्म ने अपने आप को जैन धर्म और वैदिक धर्म वालों से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए भगवा वस्त्र धारण, और उनके लोगों ने यह भगवा अपनाया। और उनके आने से, क्योंकि वैदिक धर्म में क्या था, यहां तो मंदिर होते ही नहीं थे, प्रकृति की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी, चंद्र की पूजा होती थी, इंद्र की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा होती थी, वायु की पूजा होती थी, जल जिसे इंद्र कहते हैं उसकी पूजा होती थी, गंगा की होती थी, यमुना की होती थी, सरस्वती की होती थी, शिव की होती। और शिव निराकार के रूप में, तो एक ओंकार। तो यदि आप वैदिक धर्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें किसी भी देवता का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं था, कोई वस्त्र नहीं, वो अपने आप में श्वेत था, स्वच्छ था। तो जहां ये हो वहां आप कहें कि ये तो इस धर्म का प्रतीक है, ये उस धर्म का प्रतीक है, नहीं। आप ये जाएंगे तो मुस्लिम जो संत होते थे उनकी तमाम सारों की मजारों पर भगवा रंग की चादर बिछती, वह भी जानिए। तो इसलिए नहीं कह सकते कि किसी धर्म विशेष का या किसी का अपनी उसमें ठेकेदारी है। तो इन स्थितियों को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें सोचना चाहिए कि किस तरह के हालात जो है बनते हैं, और इन हालात में एक चीज समझने की जरूरत है, और वो समझने की जरूरत यह है कि वस्त्र को लेकर के विवाद खड़ा करना, मुझे लगता है मूल समस्या से आपको भटकाना है। क्योंकि आज मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यह है हमारे लिए चीन। चाइना ने हमारे यहां किस तरीके से हमारे रोड बना ली हैं, रोपवेज बना लिए हैं, और तमाम सारे जो जंक्शन बनाए हैं, गांव बसा लिए हैं, ये सारी चीजें हैं। और इनको लेकर जो द ट्रिब्यून है इंग्लैंड का अखबार, उसने इसको लेकर के पूरी रपट छापी है, और उसने छापा है कि किस तरह की स्थितियां हैं। और सरकार, उसने साफ साफ कहा है कि भारत सरकार असलियत छिपा रही। जो चाइना के साथ में हो रहा है वो चिंताजनक है। तवांग का जो मसला है वो सामान्य नहीं। तवांग में जिस तरीके से चीन की सेना घुसी, मारपीट हुई, सारी चीजें हुई, और उसके बाद वो लौट गई, तो ये इस बात को बताता है कि किस तरह के हालात हैं। और आप एक चीज देखिए, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो वो तब जिन देशों की यात्रा कर रहे थे उनमें से चीन सबसे खास था, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा यात्राएं की, और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा चीन के राष्ट्रपति से मिलने का उनका है। 20 बार उनके साथ मिले हैं, मीटिंग। आप समझिए, तो ये स्थिति के 8 साल में 20 बार मिल रहे हैं, और उसके बाद चाइना हमारे यहां घुसता है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट
किसी दूसरे के कब्जे में है। हमारे सैनिकों को मार डालता है, फिर तवांग में जो होता है, सारी चीजें ये एक बार नहीं है। यदि कुल अब तक चीन ने जो अटेम्प्ट किए हैं हमारे यहां घुसपैठ के और तमाम चीजें, और उसके बाद में रोड बना ली, सारी चीजें कर ली, इस तरह के तकरीबन 2500 घटनाएं हो चुकी, 2500 घटनाएं। और 2500 घटनाएं हो जाएं 8 साल में, तो आप सोचिए, चिंताजनक है कि देश को आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि वास्तविक मुद्दे से कैसे भटकाया जाए, इसके लिए यह कोशिश हो रही है। और चीन क्यों हमारे यहां इस तरीके से कर रहा है, तो इसको समझिए। चीन 5 फिंगर पॉलिसी अपनाता है, और उन 5 फिंगर में से 3 भारत में। जिस तरीके से आप याद करिए कि जब चीन वो हुआ, और तुम जो इनके जो है कहते हैं पुरोधा थे, और इन्होंने तब दावा किया था 1954 में कि तिब्बत में चीनी अधिकारियों ने पूरी स्पष्ट दावा किया था, सिक्किम, भूटान, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश ये हमारे हैं और हम इन्हें अपने में शामिल करेंगे। यानी उनकी साम्राज्यवादी नीति थी। नेहरू ने इस बात को लेकर के अपनी पुस्तक में भी जिक्र किया है कि चीन के हिस्से जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए। तो आप समझिए, इस तरह की स्थिति 1980 में प्रीमियर जो है नाउ एनलाई की महत्वपूर्ण यात्रा के बाद ऐसी आवाजें तेज हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीमा विवाद के अंतिम समाधान के लिए उसके पैकेज डील के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अगर चीन इस योजना में सफल हो जाता तो पूरा हिमाचल उसका होता। यह बात आपको जाननी चाहिए, और यह जाननी चाहिए कि किस तरीके से नेहरू ने देश को बचाया था। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना, ये जो है उसमें तमाम सारी चीजें हैं, पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या सब चीजें उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई है और किस तरीके से किया है। तो उसने लगातार उसकी नजर इन राज्यों पे है और इन पर वो कैसे काबिज हुई। इंदिरा गांधी ने चीन के मुंह से छीन लिया था सिक्किम और भारत में मिला लिया था, इसलिए तकलीफ है कि पंडित नेहरू ने अरुणाचल प्रदेश को भारत में शामिल कर दिया था, इसलिए उन्हें तकलीफ है। इसलिए तकलीफ है क्योंकि भूटान से हमने समझौता कर लिया था कि हम आपकी संरक्षा करेंगे और आपको सेना रखने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथी बन के रहिए, और हमने उसे कर लिया था। लद्दाख को हमने नहीं जाने दिया था, इसलिए उसे तकलीफ है, वो चाहता है कि ये उसके हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये हो गया, ये सारे जब भारत में है तो उसकी तकलीफ है, उसकी 5 फिंगर का वो है वो पूरा ना हो। माओ त्यासे तुंग जो है, उन्होंने इस बात को लेकर के 1940 में कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने जो चीन के मुख्य विचारक थे जिन पर चीन आज आधारित है, उन्होंने चीन को हथेली, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को अपनी 5 उंगलियां बताया था। तो आप समझिए, जो उसकी उंगली है वो चाहता है कि हम उंगली, इसलिए वो आंखें गड़ाए रहता है और इसलिए इन पर वो लगातार अटैक करता है। इसीलिए 1962 में समझौते के बाद उसने धोखा किया था और नेहरू के सामने किया था। नेहरू लड़े, बहादुर से लड़े, लेकिन हम गरीब राष्ट्र थे, हमारे पास में बहुत संसाधन नहीं थे, लड़ाई के लिए वो नहीं थे। तो उस स्थिति में, और रूस जो हमारा साथी था उसने हमारी मदद करने से चीन के खिलाफ इनकार कर दिया। अमेरिका जो है पाकिस्तान परस्त था, वो कभी चाहता नहीं है कि कोई और देश मजबूत हो। तो उस स्थिति में हमारे लिए एक संकट का विषय था, लेकिन फिर भी नेहरू ने एक सम्मानजनक तरीके से रास्ता निकाला कि हार पर साइन तो नहीं करना पड़ा, लेकिन नुकसान जरूर हुआ, और उसका नुकसान की भरपाई स्वाभाविक सी बात है इतनी आसान नहीं है, लेकिन आज हो रहा है। आज जो हो रहा है उस सच को दबाने के लिए यह खेल किया जा रहा है, कभी भगवा खेला जा रहा है, कभी कुछ खेला जा रहा है। स्थिति यह है, जो रामदेव है वो कहता है कि दीपिका को मुझ जैसे को सलाहकार बना लेना चाहिए, उसको मेरे जैसे सलाहकार की जरूरत है। दुनिया महंगाई से जूझ रही है, भारत बहुत बुरी तरह जूझ रहा है,
तमाम सारे संकट हैं, कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, कुछ गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। दो भारत बन गए हैं, दो हिंदुस्तान बन गए, एक चंद पूंजीपतियों का हिंदुस्तान और एक पूरा हिंदुस्तान जिसमें हम आप सब। लेकिन हम आप सब इस भगवा और इसके हिंदुत्व और जाने किस किस नाम पे, जो वास्तव में हिंदू धर्म का है ही नहीं, जो चीजें बताई जाती, यदि आप हिंदू धर्म कहते हैं तो उसको तो वेद से मानते, उपनिषद से मानते हैं, उनकी ऋचाएं, वेद, वेदांग, उपनिषद, तो इन सब को आप देखिए। लेकिन आपको भिड़ाया जाता है फालतू की चीज, कहीं रंग से, कहीं खुशी से, कहीं किसी ग्रंथ के नाम पे, कहीं किसी नाम पे। तो इस तरह की स्थिति। वहीं दूसरी तरफ जो कारपोरेट का 2014 तक मुनाफा 11% हुआ करता था, वो आज कारपोरेट का मुनाफा 54% हो गया। मतलब कारपोरेट कमाते कमाते इतना कमाने लगा इस भगवाई और सारी लड़ाई में आपके जूझने के, कि मुख्य मुद्दे से तो आप बाहर हैं। तो इसलिए वो मुनाफे कमा 54% हो गया। वो तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया और आप बर्बाद हो रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और संकटों में फंस रहे हैं। तो यह सब, इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं। विजय लक्ष्मी, इधर राहुल जी, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी। अब पूछ रहे हैं चाइना पर। नहीं राहुल जी, हम पूछ रही है। नहीं मैं चाइना पर ही पूछना याद आया चाइना। अपनी बारी का इंतजार कर रही थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है। भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं, आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला हाउस में, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है 1 इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है? मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है। और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। कि भाजपा ने नफरत का भारत बना दिया है, डर का भारत बना दिया। चाइना के मामले में पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहे। साहब, देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं हो रही, जो बर्बादियां हैं उन पर बात नहीं हो रही, और उसके बाद आप कहानी बताते। तो निश्चित रूप से जब ये होगा तो चिंता होगी कि आखिर आप कौन सा देश बना रहे हैं, और जो ये आप देश बना रहे हैं तो सोचना पड़ेगा। तो स्थिति यह है, किरण रिजिजू एक तरफ कहते हैं कि वो कहां जा रहे हैं, अरुणाचल जा रहे हैं, तवांग जा रहे हैं, उस जगह जा रहे हैं, और जो फोटो ट्वीट करते हैं, वो फोटो उन्होंने 2019 में भी वही फोटो ट्वीट की थी। जो फोटो ट्वीट की थी वही फोटो आज ट्वीट करके पुरानी फोटो, और झूठ बोलते हैं ये उनकी
बेशर्मी की हद होगी। तो आप समझिए यह स्थिति है। तो इतने झूठे और मक्कार लोग जब हो तो आप क्या कहें। और इसीलिए सारी तो जो ये खेल है इनको आपको सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से झूठ मक्कारी का खेल चल रहा है, देश को बर्बाद करने का हो रहा है, देश में जिस तरीके से लोग पूरी तरीके से कब्जा करके और बर्बाद कराने कर रहे हैं, और साहब फिल्म के विरोध में लोग बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा और बुरी स्थिति क्या होगी। यदि यही भारत बनाना है तो हो चुका। आतंकी जो है प्रज्ञा ठाकुर, जो पठान फिल्म है शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण उसमें एक्ट्रेस हैं, आप उस फिल्म का विरोध करेंगी मध्य प्रदेश में या देश में? मैं उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशर्म बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू हैं अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो भगवा पहन के घूमती है, आतंकवादी घटना में चार्ज सीटेड है, कोर्ट में केस चल रहा है, चार्ज फ्रेम हो चुका है, वो हमें पाठ पढ़ाती है। अब आप समझिए ऐसे लोग आतंकी और ये सब लोग हमें पाठ पढ़ाएंगे तब लगेगा। वहीं एक तरफ राहुल गांधी भारतीय धर्म, वैदिक धर्म के सिद्धांत के मुताबिक एक बुजुर्ग को जो उनके साथ पदयात्रा में कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनको अपने बगल में बैठाते हैं और खुद इस सर्दी में कुछ और नहीं पहनते हैं, और जो चादर होती है, लोई होती है, उसे साल को उनको उड़ाते हैं, उन बुजुर्ग को उड़ाते हैं। ये समझ, तो ये भारत है, ये जोड़ने का भारत है, ना कि तोड़ने का भारत। तो तोड़ने वाले भारत और जोड़ने वाले भारत का अंतर होना चाहिए। श्रीमती गांधी ने भारत को जोड़ने के लिए पाकिस्तान को तोड़ा, भारत को जोड़ा था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उलट हो रहा है। तो ये समझिए, तो याद करिए श्रीमती गांधी को, और याद करिए आज के मोदी को, वो मोदी जो कैसे किस तरीके से चीजों को खत्म करने पर लगा होता है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि सच ही है जो आपको बचाएगा, अन्यथा आप भी बर्बादी का शिकार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।